हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 181। अनिरुद्ध। अदिति। गहनों को उतारते हुए अदिति की आंखों से आंसू टपक रहे थे। बहते हुए आंसुओं के साथ अदिति कहती है, उस धमकी के कारण मैंने शादी कर ली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उससे जबरदस्ती की शादी को सच मान बैठूंगी। वो मेरा पति नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना बड़ा राजकुमार है। मेरी दुनिया दूसरी है और मुझे वापस जाना है। एक बार प्रीतमपुरा वापस आकर उसे अंगूठी को पाल लूं और उसके बाद अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। भाड़ में गए वह 100 करोड़ रुपए मुझे नहीं चाहिए। उन 100 करोड़ के कारण मैं अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकती। अदिति अपने शरीर से दुपट्टा को निकाल कर दूसरी तरफ फेंक देती है। अपने बालों को खोल लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वह फ्री है। इस कमरे में वह राजकुमार नहीं आने वाला और वह आराम से सोएगी। और यही सोचकर जैसे ही अदिति एक कदम आगे ही बढ़ती है कि तभी तंबू में एंटर होता है राजकुमार अनिरुद्ध। राजकुमारी अदिति का सिर्फ राजकुमार अनिरुद्ध ने नाम सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। लेकिन उसके सामने इस समय अदिति खड़ी थी और अदिति की सुंदरता ऐसी कि गुस्से से भरा हुआ अनिरुद्ध अदिति को देखकर कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। वह बस ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी नजरों को फेर रहा होता है। अदिति पहले से ही नर्वस हो रही थी क्योंकि वह सिर्फ एक चोली और लहंगे में अनिरुद्ध के सामने थी और ऊपर से अनिरुद्ध जिस तरह से उसे देख रहा था वह अदिति के लिए बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। अनिरुद्ध की उन नजरों से बचने के लिए अदिति अपने बालों को आगे कर लेती है जिससे उसके चेस्ट एरिया और सामने रिवील हो रही पेट ढक जाते हैं। जितनी अदिति सुंदर थी उतनी ही सुंदर उसके बाल भी थे और यह वाला रूप और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। अदिति रुटन में राजकुमार अनिरुद्ध से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि मैं सोने जा रही हूँ और मुझे किसी से नहीं मिलना, किसी से नहीं, मतलब किसी से भी नहीं। और उसमें तुम भी आते हो, इसलिए जो यहाँ से। अदिति का फिर से वही रूड बिहेवियर देखकर अनिरुद्ध गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींचकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वही अदिति अपने कदमों को पीछे करते हुए कहती है, मेरे करीब मत आना, सुना तुमने? अनिरुद्ध आदित्य के करीब पहुंचता है और उसकी बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसके चेहरे की तरफ इंटेंस नजरों से देखते हुए कहता है, हमने बुलाया था आपको, हमारे रिश्तेदार मिलना चाहते थे, लेकिन आपकी इतनी अकड़, इतनी बदतमीजी आखिर किस लिए? समझती क्या है आप अपने आप को? अदिति अनिरुद्ध से खुद को दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं अपने आप को जो भी समझती हूँ तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मैंने कहा था ना कि मैं थक चुकी हूँ, मुझे नींद आ रही है। अनिरुद्ध, इतना घमंड, इतनी अकड़ किस बात पर? इस रूप पर जो आपके पास है। आदित्य के चेहरे को इंटेंस नजरों से देखते हुए अनिरुद्ध आरुषि की बाजू को छोड़कर उसे कमर से पकड़कर अपने आप से बिल्कुल करीब कर लेता है और उसके चिन को ऊपर उठकर उसके होठों पर अपने अंगूठे को फिराते हुए इंटेंस टोन में कहता है, इस खूबसूरती पर इतना घमंड मत कीजिए, हमारे राज्य में आपसे भी अधिक सुंदर दासियां है। अनिरुद्ध की इस बात पर अदिति हैरान होकर उसे देखते हैं कि एक तरफ जहां उसकी खूबसूरती को वह डिमिन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके चेहरे को और उसके होठों को छू रहा है। अदिति गुस्से से राजकुमार अनिरुद्ध को धक्का देती है जिसे देखकर अनिरुद्ध हैरान हो जाता है क्योंकि पहली बार हो रहा था कि कोई राजकुमारी राजकुमार अनिरुद्ध की आकर्षक रूप से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई, बल्कि पत्नी होने के बावजूद वह राजकुमार अनिरुद्ध को अपने करीब नहीं आने दे रही है। राजकुमार अनिरुद्ध गुस्से से, यह क्या था? अदिति अनिरुद्ध की बात का जवाब देते हुए कहती है, यह जवाब था जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ या नहीं लगती, लेकिन मेरी बात तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा मुझे ऐसे छूने की, इस तरह पकड़ने की और मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। अदिति के जवाब पर राजकुमार अनिरुद्ध हैरान होते हुए कहते हैं, क्या कहा आपने? हम आपको छूने नहीं, आपको पड़े नहीं, आप जानते भी है कि हम कौन हैं? हम पति हैं, आपके हक है हमारा आपको हर तरीके से चुने का और हर तरीके से पकड़ने का। अदिति सार्कास्टिकली हंसते हुए कहती है, एक मिनट, पति हो इसका मतलब यह नहीं कि जो मन में आएगा वह करोगे? मैं कोई सामान नहीं हूँ, तो मुझे कभी छोड़ोगे जब मैं चाहूंगी, मेरी मर्जी के बिना नहीं।
अनिरुद्ध ने अपनी प्रेमिका राजकुमारी तारा से यह वादा किया था कि राजकुमारी अदिति उनकी पत्नी तो जरूर है, लेकिन वह से कभी पत्नी मानेगी नहीं। और ऐसा ही व्यवहार अदिति जब राजकुमार अनिरुद्ध से करती है तो उसे अजीब लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजकुमार अनिरुद्ध का मेल ईगो भी हर्ट हो रहा था। भला एक राजकुमार अनिरुद्ध, जिसके बारे में हर राज्य में इतने चर्चे हैं, हर राज्य की राजकुमारी हो या दासी, राजकुमार अनिरुद्ध की एक झलक देखने के लिए तरसती है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार अदिति, जो उसकी पत्नी बन चुकी है, उसके बावजूद भी उसे राजकुमार अनिरुद्ध की कोई चाह नहीं है। अदिति का ये बिहेवियर कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को ट्रिगर करता है की तरफ आगे बढ़कर उसकी कलाई को पकड़कर कहता है, आपको क्या लगता है हम मर रहे हैं आपको छूने के लिए, हम पागल हो रहे हैं आपके शरीर को पाने के लिए, आपको पाने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाए, क्योंकि हमें भी आपसे कोई प्रेम नहीं है, आप में कोई रुचि नहीं है और ना ही कभी होगी। हमने यह शादी सिर्फ अपने राज्य के विस्तार के लिए की है, हमारा राज्य शक्तिशाली हो उसके लिए की है। हमारे लिए शादी सिर्फ एक सौदा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और इस बात को आप अपने जहन में बिठा लेना। हम भी आपसे किसी प्रकार का कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रखेंगे। आप हमारी पत्नी जरूर है, लेकिन आपके पति वाला प्रेम हमसे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वह प्रेम हम किसी और से करते हैं और वह हमारी प्रतीक्षा कर रही है। अनिरुद्ध की बात सुनकर आरुषि हैरानी से उसे देखती है। इस बात से अदिति को ठेस पहुंचेगी, यही सोचकर अनिरुद्ध गुस्से से अदिति का हाथ झटक तंबू से चला जाता है। अनिरुद्ध के जाने के बाद अदिति खुशी से उछलते हुए कहती है, अभी इसने क्या कहा कि किसी और से प्यार करता है, और यह शादी सिर्फ उसने एक मतलब की लिखी है, तो मतलब इससे भी इस शादी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हक्ष बीच में वह कुछ भी नहीं होने वाला, पहली रात को होता है पति पत्नी के बीच में। एक गहरी सांस लेते हुए अदिति कहती है, क्या बात है, मेरी तो सारी टेंशन ही दूर हो गई, मैं तो फालतू में इतना घबरा रही थी, इससे अब तो मैं रिलैक्स हूँ, यह मुझसे दूर रहेगा, मैं इससे दूर रहूंगी, और बस जैसे ही पग फेरे की रस्म होगी मुझे वापस प्रीतमपुरा जाना है, अपने अंगूठी लेनी है और यहाँ से चले जाना है, उसके बाद ये जाने और इनका काम, मैं तो चली इस दुनिया से। एपिसोड 182 इशिका एंड अभिमन्यु। अगली सुबह काफिला चलने को तैयार था। अनिरुद्ध अपने मंत्रियों से बात करने के बाद एक दासी के पास जाकर कहता है, सुनो, राजकुमारी अदिति से कहो कि हम बस चलने के लिए तैयार है, बाहर आए और अपनी डोली में जाकर बैठ जाए। दासी, राजकुमार राजकुमारी अदिति अपने तंबू में नहीं है, बल्कि वह यहाँ समीप जो तालाब है वहां पर गई हुई है। दासी की बात सुनकर अनिरुद्ध गुस्से से कहता है, क्या हम घूमने आए हैं जो वहां तालाब घूमने चली गई, और हमें बताया नहीं, शीघ्र जाओ और उन्हें बुलाकर लाओ। राजकुमार अनिरुद्ध के गुस्से को देखकर दासी घबरा जाती है और वह जल्दी से तालाब की तरफ जाने लगती है कि तभी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। एक मंत्री अनिरुद्ध के पास आकर कहता है, राजकुमार, यह किसी के चिल्लाने की आवाज है। अनिरुद्ध कंफ्यूज, ये अनिरुद्ध कुछ समझा पाता तभी एक दासी उसकी तरफ घबराते हुए दौड़कर आती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, राजकुमार राजकुमार तालाब की तरफ चलिए, राजकुमारी अदिति उसे गहरे तालाब में गिर गई है। उस दासी की बात सुनकर अनिरुद्ध सभी को अपने हाथ का इशारा देखकर रोक देता है और खुद दौड़कर तालाब की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वह तालाब पर पहुंचता है वह देखता है अदिति तालाब से बाहर आ चुकी है। अनिरुद्ध गुस्से से किससे पूछकर आप तालाब के पास आए? अदिति, क्या मतलब है किसे पूछूं कर मेरा मन किया तो मैं आ गई, अब क्या मैं कहीं भी आऊंगी जाऊंगी तो तुमसे पूछकर जो जाऊंगी। अदिति के इस बात पर सभी दासियां हैरान होते हुए उसे देखते हैं। दासियों के उन रिएक्शन को देखकर अनिरुद्ध गुस्से से अपने दांतों को भींचते हुए अदिति से कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपकी रक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है। इस तालाब में गिर गई थी, कुछ हो जाता, कोई मगरमच्छ होता या फिर कोई दूसरा जानवर होता तो। अदिति, मुझे अपनी रक्षा करने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन मत करो। मैं इस गहरे तालाब से सही सलामत वापस आ चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। दासी की तरफ देखकर अदिति कहती है, और तुम्हें किसने कहा था, क्यों दौड़कर इन्हें बुलाकर लाने के लिए मैं मदद मदद चिल्ला रही थी क्या? अदिति की बात पर वहां खड़ी दासियां अपना सर झुका लेती है।
एक तो पहले ही अदिति का रात से रूड बिहेवियर और उसके बाद इस तरह सभी दासियां के सामने जिस तरह से अनिरुद्ध से बात की, उसे अनिरुद्ध के मेल ईगो को बार बार चोट पहुंचा रही थी। हालांकि अभी सिचुएशन ऐसी थी कि अनिरुद्ध चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन वह एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। अपनी बड़ी बड़ी कुछ गुस्सैल आंखों से अनिरुद्ध अदिति को देख रहा था और अदिति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ने लगती है तो अनिरुद्ध अदिति का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और दासियों को इशारा करता है, जिससे सभी दासियां वहां से चली जाती है। उन दासियों के जाते ही अनिरुद्ध गुस्से से अदिति के हाथ को झटकते हुए कहता है, हमारे बीच का क्या रिश्ता है, ये हम दोनों के बीच में ही रहे तो बेहतर है। मेरी प्रजा के सामने दिखने की जरूरत नहीं है कि तुम अपने पति से किस तरह बात करती हो, और ये तुम इस तरह जाओगी सबके सामने। अदिति कंफ्यूज, तो और कैसे जाऊं, अपने आप को यहाँ कर सुखाकर फिर जाऊं क्या? अनिरुद्ध किस तरह की राजकुमारी हो, हमने आज से पहले तुम जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। अदिति प्राउडली देखोगे भी नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ वह तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे और अगर बता दिया तो यकीन नहीं कर पाओगे। अनिरुद्ध को आदित्य की बातें कुछ भी समझ में नहीं आती, लेकिन वह उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसके कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जरा अपने कपड़ों को देखो, शरीर से चिपट गए हैं और हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप इस समय कैसी लग रही है, आप खुद समझदार है। पर आप इस तरह जाएंगे और दूसरे मर्द आपको देखेंगे, वह हमें पसंद नहीं है। भले ही जो भी हो, लेकिन पत्नी है आप हमारी, और हमारी पत्नी को कोई दूसरा आदमी देखे वो हमें पसंद नहीं आएगा। अनिरुद्ध की बातें सुनकर कुछ सेकंड के लिए तो अदिति की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरह से अनिरुद्ध अब अदिति को बार बार अपनी पत्नी कहकर उसे पर हक जाता रहा था, उसके लिए प्रोटेक्टिव हो रहा था, कहीं ना कहीं अदिति के लिए ये थोड़ा नया था। क्योंकि कैसी जिंदगी जहां पर आदित्य ने ना ही मन का, बाप का और नहीं किसी दूसरे रिश्तेदार या फैमिली का प्यार महसूस किया, वहां अचानक से कोई उसे पर इतना हक जाता रहा है, उसे अपना इतना दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं आदित्य को इफेक्ट तो कर रहा था। अनिरुद्ध की बात सुनकर जैसे आदित्य अपने आप को देखते हैं, वह शॉक्ड हो जाती है और अपने हाथों को अपने चेस्ट के आगे क्रॉस कर लेती है। वह समझ रही थी कि अनिरुद्ध के कहने का क्या मतलब है। अनिरुद्ध अपनी ओढ़ी हुई शॉल को खुद से उतर कर अदिति को उठाकर अदिति की आंखों में देखकर कहता है, हम राजकुमार अनिरुद्ध है, आप अपनी रक्षा करना जानती है, यह अच्छी बात है, लेकिन हमारा भी जो कर्तव्य है वह हम निभाएंगे और आइंदा हमारी मर्जी के बिना आप कहीं नहीं जा सकती, इस बात को स्वीकार कर लेना। चाहे जो भी हो, आप पत्नी है हमारी। अपनी बात कहकर राजकुमार अनिरुद्ध आगे चलने लगता है। पीछे पीछे अतिथि भी चलने लगती है और वह अनिरुद्ध को हैरानी से देख रही होती है। तारांकन कपड़े चेंज करने के बाद अदिति अपने बालों को झटका रही होती है कि तभी उसकी नजर उसे शॉल पर जाती है जो उसे अनिरुद्ध ने ओढ़ाई थी। कुछ सेकंड तो अदिति उसे साल की तरफ देखती रहती है और जिस तरह से अनिरुद्ध ने उससे कहा कि वह उसकी पत्नी है, उसे बारे में सोचती है, लेकिन अचानक से ही अदिति को एक रियलाइजेशन होता है और वह तौलिया को झटकते हुए कहती है, यह मैं क्या सोच रही हूँ, उसकी बातों से इम्प्रेस मत होना और यह भूलना मत कि मैं ना तो इस दुनिया की हूँ और नहीं उसकी पत्नी हूँ, मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना है, इसलिए इस अनिरुद्ध नाम की राजकुमार से दूर रहना बेहतर है। और कितना मेल ईगो है इसके अंदर, क्या बोल रहा था मुझे, मेरी मर्जी के बिना कहीं नहीं जाओगी। सच में मैं आज तक अपनी जिंदगी अपने हिसाब से की है और जितने भी दिन यहाँ रहूंगी अपने हिसाब से रहूंगी, इसकी बातों से नहीं रहने वाली, चाहे फिर वह कुछ भी सोचता हूँ। विजयनगर शहनाइयों की आवाजें आने लगती है। तारा अपनी आंखें खोलती है और उसके बालों को संवारती हुई दासी से कहती है, दासी हमें इतना सुंदर सजना आज की वह नई दुल्हन हमारे आगे फीकी लगे। जब हम सामने जाएं तो सभी की नजरें उसे दुल्हन से ज्यादा हमारे ऊपर होनी चाहिए और हमारा अनिरुद्ध सिर्फ हमें ही देखता रहे। तारा की बात सुनकर दासी उसके झूठे अभियान को बढ़ाते हुए कहती है, राजकुमारी आप पहले से ही बहुत सुंदर है, इस राज्य की कई राजकुमारियां बल्कि दूसरे राज्य के राजकुमारी की तुलना में आप बहुत सुंदर है, इसलिए तो राजकुमार अनिरुद्ध आपकी सुंदरता के कायल है। अपनी झूठी तारीफ पर मुस्कुराते हुए राजकुमारी तारा कहती है,
ये तो हम जानते हैं, हम बहुत सुंदर है, इसलिए तो राजकुमार अनिरुद्ध चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो हमारी एक झलक देखने के लिए आते ही है। लेकिन फिर भी आज उनकी नई दुल्हन कुछ ही देर में इस दरवाजे पर पहुंचने वाली है। ये शहनाइयों की आवाज सुन रही हो कि उन्हें क्या आने का संदेश है। इसलिए आज हमें ऐसी सजाओ कि नई दुल्हन भी हमसे पहली नजर में ही जलकर राख हो जाए। तारा अपने अभिमान में अपने आप को सबसे ज्यादा सुंदर दिखने की मांग कर रही होती है कि तभी उसकी बड़ी बहन ओमवती आती है और वह तारा से कहती है। शहनाइयों की आवाज सुनने में आया है कि वह बहुत शीघ्र महल के दरवाजे पर पहुंचने वाले हैं। राजमाता चाचीसा और कई राजकुमारियां स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर पहुंच भी गई है और तुम्हें पता है द्वारा से लेकर देवर जी के कक्षा तक का मार्ग फूलों की पंखुड़ियां से सजाया गया है। अपनी बहन की बातें सुनकर तारा तिलमिलते हुए कहती है। जीजी परेशान मत हुई, सिर्फ एक दिन की चांदनी है, उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरेगा। उससे पहले उसे पता चल जाएगा कि जिस पति से विवाह करके वह यहाँ आई है वह पति तो किसी और से प्रेम करता है। वह राजकुमार अनिरुद्ध के कक्ष में तो जरूर रहेगी लेकिन अकेली, क्योंकि राजकुमार अनिरुद्ध सदैव हमारे साथ रहेंगे या फिर अपने काम के कारण बाहर। इसलिए आज की जो भी उसे जने खुशी मनानी है मनाने दो। इतना कहते ही तारा मुस्कुराने लगती है। ओमवती तारा की मुस्कुराहट देखकर अपने मन में कहती है, तारा तुम नहीं समझ रही हो जो हम सोच रहे हैं। राजकुमार अनिरुद्ध विवाहित हो चुके हैं, उस कक्ष में अपनी पत्नी के साथ रहेंगे चाहे वह कितनी भी दूरी बना ले। लेकिन हकीकत तो यही है कि कब तक दूरी बना पाएंगे, एक बिस्तर पर साथ सोएंगे तो कुछ न कुछ होगा ही, और एक बार निकट आ गए तो फिर। ओमवती अपने ख्यालों में थी कि तभी तारा के कमरे में एक दासी दौड़कर आती है और वह ओमवती और राजकुमारी तारा को बताती है, राजकुमार अनिरुद्ध और नई दुल्हन तो कुछ देर में पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो हुआ सा आए हैं, उन्होंने नई बहू के बारे में बहुत बड़ी जानकारी दी है। ओमवती, किस तरह की जानकारी? दासी, आपकी बुआ आसानी बताया है कि राजकुमारी अदिति बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ऐसे सुंदर के आसपास के राज्य तो क्या कई राज्यों में ऐसी सुंदर लड़की नहीं है। दूध जैसी गौरी, लंबे बाल, हिरनी जैसी आंखें, काले नागिन जैसे बाल। अदिति की तारीफ सुनकर राजकुमारी तारा तिलमिला जाती है और वह उठकर दासी पर चिल्लाते हुए कहती है, चली जाओ यहाँ से, तुम्हें किसी ने कहा यहाँ कर उसका गुणगान करने के लिए? बुआसा की तो आदत है, छोटी सी बातों को बड़ा चढ़ा कर बोलता है। वह कितनी सुंदर है पता चल जाएगा। राजकुमारी तारा, जी जी देखा आपने इन दासियों को। राजकुमारी तारा इतना ही कहती है कि तभी एक हल्ला होता है, राजकुमार अनिरुद्ध राजकुमारी अदिति का विजयनगर में स्वागत है। इस घोषणा से पता चल जाता है कि महल के द्वार पर राजकुमार अनिरुद्ध और अदिति पहुंच चुके हैं। और यह घोषणा सुनते ही तारा मुस्कुराते हुए कहती है, जीजी हमारा अनिरुद्ध आ गया। ओमवती, अपनी दुल्हन के साथ सीरियस। राजकुमारी तारा, जीजी उसकी दुल्हन को नजरअंदाज कीजिए और जाकर हमारे अनिरुद्ध का स्वागत कीजिए और उनके कान में कहना कि उनकी तारा कक्ष में उनका इंतजार कर रही है। देखना महल में अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे। तारा कितनी बात सुनते ही ओमवती उसके कक्ष से चली जाती है और ओमवती के जाते ही तारा के चेहरे पर इनसिक्योरिटी के भाव आ जाते हैं। तारा, क्या सच में राजकुमारी अदिति हमसे भी ज्यादा सुंदर है? एपिसोड 183 अनिरुद्ध, अदिति और तारा। राजकुमार अनिरुद्ध और उसकी नई दुल्हन के स्वागत के लिए महल की कई रानियां और राजकुमारियां मुख्य द्वार पर हाथों में आरती की थाल और फूलों से भरे हुए थाल को लेकर खड़ी थी। सबके चेहरे एक्साइटमेंट और आंखें बिना पल के झपकाए देख रही थी और अगले ही सेकंड अनिरुद्ध घोड़े पर सवार आता हुआ नजर आता है। अनिरुद्ध को देखकर सभी के चेहरे पर और भी ज्यादा मुस्कुराहट आ जाती है और अनिरुद्ध की मां राजमाता उत्साहित होकर कहती है, ये लीजिए हमारे पुत्र आ गए हैं, देखिए तो सही कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इंतजार हमारी बहू का है। मुख्य द्वार से कुछ दूरी पर अनिरुद्ध घोड़े से उतरकर कुछ खड़ा हो जाता है और वह अपनी माता को देखकर मुस्कुराता है। अगले ही पल वह मुड़ता है और उसके चेहरे पर एक गंभीरता जाती है, क्योंकि आ रही थी वह डोली जिसमें अदिति बैठी हुई थी। वह डोली भी अनिरुद्ध के बराबर में आकर रुकती है। दासियां डोली के पर्दे को उठाती है और अदिति अपना पहला ही कदम डोली के बाहर रखती है बाहर आने के लिए। तभी अनिरुद्ध अपना हाथ आगे बढ़ता है ताकि अदिति उसका हाथ पकड़कर संभालकर डोली से बाहर आ जाए।
अदिति अनिरुद्ध के उसके हाथ को इग्नोर करती है और अपना हाथ दूसरी दासी के हाथ में रखकर डोली से बाहर आ जाती है। फिर से अदिति ने सभी के सामने अनिरुद्ध को इग्नोर करके उसके मेल ईगो को हट कर दिया था। हालांकि यह जो कुछ भी हुआ इस मुख्य द्वार पर खड़ी रानियों ने नहीं देखा, क्योंकि उनसे पहले कुछ दासियां आगे खड़ी हो गई थी जो मुख्य द्वार पर खड़ी रानियां के व्यू को रोक रही थी। अदिति और अनिरुद्ध मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, जहां पर फूलों से अल्पविराम में आरती थाल से उनका स्वागत किया जाता है। आरती उतारने के बाद राजमाता कहती है, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरे बेटे का विवाह हो गया और वह अपनी पत्नी को साथ लेकर आया है। सच में ये सपना के पूरे होने जैसा है। पिछले 6 दिनों से मैं अपने बहू के चेहरे को देखने की ललायत थी और आज मेरी बहू मेरे सामने है। चलिए अनिरुद्ध अपनी दुल्हन का घूंघट हटाकर हम सभी को उनके चेहरे के दर्शन करवाए। अनिरुद्ध एक फेक स्माइल करता है और वह अदिति का घूंघट को उठा देता है। जैसे ही अदिति का चेहरा सबके सामने आता है, उसकी सुंदरता को देखकर वहां खड़ी हर एक औरत हैरान रह जाती है। राजमाता, अति सुंदर, इसे तो नजर से बचा के रखना होगा। जाकर कस्तूरी बाई से कह देना कि अभी हमारी बहू की नजर उतारे। राजमाता की बात पर अदिति मुस्कुरा देती है और यह उसकी असली स्माइल होती है। वही दूर खड़ी ओमवती भी अदिति की सुंदरता को देखकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है। ओमवती जानती है कि उसकी बहन तारा को खुद की सुंदरता के ऊपर बहुत अभिमान है और वह इस महल में सबसे ज्यादा सुंदर खुद को मानती है और उसे ये भी लगता है कि राजकुमार अनिरुद्ध उसकी सुंदरता के पीछे ही पागल है। लेकिन जब राजकुमार अनिरुद्ध की ऐसी पत्नी आ गई है जो हर मामले में सिर्फ तारा ही नहीं बल्कि राज्य की हर एक लड़की को अपनी खूबसूरती में मात दे सकती है, और अदिति के देखने बाद तारा का क्या बिहेवियर होगा वही सोचकर वह परेशान हो रही थी। और क्या अनिरुद्ध तारा को भूलकर अदिति की तरफ आकर्षित न हो जाए तो उसकी बहन का क्या होगा, यही सब बातें ओमवती के दिमाग में चल रही थी। दूल्हा और दुल्हन का स्वागत करने के बाद राजमाता अदिति के हाथ को अनिरुद्ध के हाथ में रखकर कहती है, पुत्र, अब तुम्हारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन साथी आ गई है। मैं जानती हूँ कि तुम अपने राजपाट के कार्य को बहुत अच्छे से निभाते हो, लेकिन अब उतने ही अच्छे से तुम्हें अपने पति धर्म को भी निभाना। अपने पत्नी की सुख और दुख का ख्याल रखने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। इसका ख्याल रखना, अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आई है। राजमाता की इस बात पर अनिरुद्ध और अदिति एक साथ एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि दोनों ही अंदर से यह जानते हैं कि यह शादी तो उन्होंने जरूर की है, लेकिन जिस तरह का रिश्ता राजमाता बता रही है उस तरह के रिश्ते को वह दोनों खुद भी नहीं मानते। अनिरुद्ध झूठी मुस्कुराते हुए कहता है, माँ, आप परेशान मत हुई, अपने हर कर्तव्य को हम अच्छे से निभाएंगे, चाहे फिर वह एक पुत्र कहो, एक राजकुमार का या एक पति का। अनिरुद्ध की इस बात पर अदिति के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आता, क्योंकि वह उसके किसी भी बात से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हो रही थी। और अब तो जब अनिरुद्ध ने ये साफ बता दिया कि वह किसी और से प्रेम करता है, तो यह बातें तो अदिति के लिए अब और भी ज्यादा झूठी हो गई थी। राजकुमार अनिरुद्ध के कमरे में पहुंचते ही अदिति अपना हाथ अनिरुद्ध के हाथ से झटके से निकाल लेती है और आगे बढ़कर उसके कमरे की खूबसूरती को निहारने लगती है। राजकुमार अनिरुद्ध का कमरा उस महल के सभी कमरों में सबसे बड़ा और सबसे शानदार था, और उसकी खूबसूरती देखकर अदिति एक सेकंड के लिए तो कुछ और सोच ही नहीं पाती। वह बस उस कमरे की दीवारों, उसे पर बने आकृतियों और उसे कमरे के आकर्षण को देख ही जा रही थी। और अनिरुद्ध कुछ कहने नहीं ही जा रहा होता है कि तभी दासी बाहर से ही अनिरुद्ध से कहती है, राजकुमार अनिरुद्ध महाराज अभी आपको अपने कक्ष में बुला रहे हैं। अपने गुस्से को अंदर ही दबाकर अनिरुद्ध अपने पिता से मिलने के लिए चला जाता है। तारांकन, रात का समय कुछ रस्मों को परफॉर्म करने के बाद जैसे ही अदिति अपने कमरे में पहुंचती है, वह देखती है कि सुहागरात की सेज सजी हुई है और पूरा कमरा फूलों और दीपक से सजाया हुआ है। एक बहुत ही अच्छी महक कमरे में आ रही है। कमरे की मीडियम लाइट और छत पर पड़ते हुए पानी की परछाई उस माहौल को और भी ज्यादा रंगीन बना रही है। लेकिन ये सब देखने के बाद अदिति के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। अदिति, घबराते हुए, यह क्या बकवास है, इस कमरे को ऐसे क्यों सजाया गया है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अदिति, भूल मत, वह मर्द है। भले ही प्यार किसी और से करता हो, लेकिन इसका मतलब कि नहीं कि वह किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं सोचना।
वह मुझे छू भी नहीं सकता। मैं इस तरह के रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं तो अपने वक्त में जाकर अपने टाइम के लड़के से शादी करूंगी। ऐसे मैं नहीं मानती। जब मेरा पति ही नहीं है तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। आदिति कह तो रही थी, लेकिन कमरे की सजावट और उसके माहौल को देखकर वह काफी नर्वस हो रही थी, क्योंकि वह जिस तरह से रूम सजाया गया था बहुत ही कोशिश और रोमांटिक वाइब दे रहा था। वो अपने कमरे में आती थी, इधर से उधर घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उस सुहागरात के सेज पर वह बैठना नहीं चाहती थी और कमरे से बाहर वह जा नहीं सकती थी। अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है। अदिति घबरा जाती है। उसे लगता है कि राजकुमार अनिरुद्ध आ गया है। अदिति एकदम से पलट कर कहती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अदिति आगे कुछ कहे तभी वह देखती है कि राजकुमार अनिरुद्ध नहीं है बल्कि एक राजकुमारी है। और वह राजकुमारी कोई नहीं, राजकुमारी तारा थी। जैसे ही तारा आदिति को देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखकर कुछ सेकंड तो वह कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन हाँ, उसके कलेजे के अंदर एक जलन आ गई थी, क्योंकि वह समझ गई थी कि उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली राजकुमारी महल में आ गई है, और वह भी अनिरुद्ध की पत्नी बनकर। तारा अपने मन में इतनी सुंदर कैसे? जलन। लेकिन अपनी जलन को न दिखाते हुए अपने चेहरे पर एक झूठी और डोमिनेंट मुस्कुराती है। राजकुमारी तारा कमरे के सजावट को देखते हैं, और जैसे ही उसकी नजर सुहागरात के सेज पर जाती है वह अंदर से बौखला सी जाती है। आदिति हैरान होकर तारा को देख रही होती है, क्योंकि कमरे में आने से पहले हर उसे इंसान का इंट्रोडक्शन दिया गया था जो आदिति से मिलने आया था, लेकिन तारा बिना किसी इंट्रोडक्शन के, बिना किसी परमिशन के सीधे उसके के कमरे में चली आई, वो भी तब जब आज सुहागरात है। तारा एक सार्कास्टिक टोन में अदिति से कहती है, क्या हुआ? किसी और का इंतजार था और हमें देखकर चौंक गई। वैसे आप हमें देखकर हैरान हो रही है कि यह कौन है जो इस कमरे में बिना बताए चली आई। बात दरअसल यह है कि कमरे में आने जाने के लिए हमें किसी की आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कमरा अनिरुद्ध का है और इस कमरे में हम कभी भी आ जा सकते हैं, चाहे वह इस कमरे में हो या ना। तारा की बातें सुनकर पहले तो अदिति को हैरानी होती है कि आखिर यह कौन है, लेकिन वह कहीं कहीं एक अनुमान लगाने लगती है, और वह कुछ पूछती उससे पहले एक दासी कमरे में आती है और वह राजकुमारी तारा से कहती है, राजकुमारी तारा, राजकुमार अनिरुद्ध ने आपके लिए संदेश भिजवाया है। खेल कक्ष में वह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आपको शतरंज के लिए आमंत्रित किया है और उन्होंने कहा है कि राजकुमारी को शीघ्र आने के लिए कहे, वह आपको देखने के लिए लालायत है। राजकुमारी तारा आदिति की तरफ देखकर एक प्राउडली स्माइल करती है और अपने हाथ का इशारा करके दासी को कहती है, राजकुमार अनिरुद्ध से कहिए कि उनकी तारा बस आने ही वाली है, बस थोड़ी देर प्रतीक्षा और करें। तारा की बात सुनकर वह दासी वहां से चली जाती है। अब शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो गया था कि सामने खड़ी तारा कौन है और उसका अनिरुद्ध से क्या रिश्ता है, और आदिति को ये भी समझ में आ जाता है कि जिस प्रेम के बारे में, जी प्रेमिका के बारे में वह बात कर रहे थे, वह लड़की उसके सामने ही खड़ी है। तारा अपने चेहरे पर जरा सा भी अफसोस का दिखावा ना करते हुए कहती है, हम जानते हैं तुम्हें हम पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, बहुत जलन हो रही होगी कि आज तुम्हारी सुहागरात है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रही हो, अपने पति से मिलन की पहली रात जहां पर तुम दोनों एक दूसरे के हो जाओगे, लेकिन यहाँ तो तुम्हारा वह पति मेरे साथ शतरंज खेलने वाला है। उसे तुमसे ज्यादा, इस विवाह से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण है तो वह मैं हूँ, उसकी तारा, उसकी वह प्रेमिका जिसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। अदिति के आगे तारा अपना गुणगान किया जा रही थी और अदिति से चुपचाप सुन जा रही थी। राजकुमारी तारा अपना घमंड दिखाते हुए कहती है, हम जानते हैं हम तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा और तुम्हारा दिल भी टूट रहा होगा कि जिस राजकुमार से विवाह करने के लिए तुम इतनी उत्साहित थी, इतनी खुश थी कि ऐसा राजकुमार जिसके लिए हर राजकुमारी मरती है, उससे तुम्हारा विवाह हो रहा है, अपने आप को बहुत विशेष मान रही होगी ना। लेकिन यहाँ आते ही तुम्हारा सारा सपना चूर चूर हो गई, क्योंकि वह तुम्हारा पति तो हमारा है। इतना कहते ही तारा हंसने लगती है। तारा की हंसी को देखकर अदिति कहती है, तो इसका मतलब है कि आज रात वह आपके साथ समय बिताएंगे और इस कमरे में नहीं आएंगे। राजकुमारी तारा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, खेल बहुत लंबा चलेगा, उसके बाद इन 6 दिनों के कारण जो हमारे बीच में दूरी आए उसे कमी को पूरा करेंगे, होते होते सुबह हो जाएगी, इंतजार मत करना।
तारा की इतनी बात सुनते हैं आदिति के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और यह मुस्कुराहट देखकर राजकुमारी तारा हैरान हो जाती है। एपिसोड 184 वो आपको पसंद नहीं करती। अपनी और राजकुमार अनिरुद्ध के बीच की करीबियों को दिखाने के लिए और आदिति को नीचा गिरने के लिए तारा कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वह अपनी बातों से आदिति को यह एहसास करवा देना चाहती थी कि भले ही उसकी शादी अनिरुद्ध से हो गई है, लेकिन उससे वह प्यार, वह अपनापन, वह पति सुख कभी नहीं मिलेगा जो उसका है, क्योंकि अनिरुद्ध पर किसी का हक है तो वह सिर्फ राजकुमारी तारा का। लेकिन राजकुमारी तारा की बातें सुनकर जब अदिति के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है तो तारा हैरान हो जाती है कि आखिर वह सच में मुस्कुरा रही है या फिर उसे पर हंस रही है। राजकुमारी तारा गुस्से से तिलमिलाते हुए कहती है, उद्धरण चिन्ह है, मैं तुमसे इतनी आवश्यक बात कह रही हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो। क्या लगता है तुम्हें मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या तुम मेरा मजाक बना रही हो? अदिति, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा मजाक क्यों बनाऊंगी, मुझे बस तुम एक सवाल का जवाब दे सकती हो। तारा, कैसा जवाब? अदिति, अभी तुमने कहा ना कि तुम और राजकुमार अनिरुद्ध एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे की इतने करीब है कि कोई तीसरा तुम्हारे बीच में कभी नहीं आ सकता और तुम्हारे लिए राजकुमार अनिरुद्ध किसी से भी भिड़ सकते हैं। राजकुमारी तारा प्राउडली मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें संदेह है? तुम कोशिश करके देख सकती हो। मुझसे किसी ने ऊंची आवाज में भी बात की तो अनिरुद्ध बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, फिर उसके सामने कोई भी क्यों न खड़ा हो। अदिति, राजकुमार अनिरुद्ध ने मुझे बता चुके हैं तुम्हारे बारे में। क्या बात है, इतना सच्चा प्यार है तुम दोनों का? तो फिर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों के प्यार के बीच में कोई नहीं आए और यह रिश्ता हमेशा यूं ही बना रहे, बल्कि तुम दोनों बहुत जल्दी शादी करके एक हो जाओ। अदिति की इस तरह की बातें जो राजकुमारी तारा ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, उसे सुनकर हैरानी हो रही थी। अपने कानों पर हाथ फिराते हुए राजकुमारी तारा कहती है, क्या कहा तुमने? हम दोनों एक हो जाए, हम शादी कर ले? तुम बड़ी खतरनाक हो, मीठी मीठी बातें करके कहीं हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही? ये जानती हो कि राजकुमार अनिरुद्ध हमारे हैं और उनके करीब जाना है तो तुम्हें पहले हमसे अच्छी बनानी होगी। अगर तुम्हारा ये कोई चाल है तो भूल जाओ, वह तुम्हारे कभी नहीं होंगे, तुम उनकी पसंद नहीं हो। राजकुमारी तारा की बात पर अदिति एक एग्रेसिव टोन में कहती है, मुझे उनकी पसंद बनना भी नहीं है और नहीं मैं उन्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे उनकी कोई चाह नहीं है। अदिति की बात सुनकर राजकुमारी तारा को एक बड़ा झटका लगता है कि एक ऐसा राजकुमार जिसे हर राज्य के राजकुमारी शादी करना चाहती है, जो इतना पराक्रमी है, दिखने में इतना आकर्षक है, लेकिन एक लड़की जो उसकी पहली पत्नी है वह राजकुमार अनिरुद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अपने चेहरे पर ना विश्वास करने वाले एक्सप्रेशन रखते हुए राजकुमारी तारा कहती है, तुमने कहा कि तुम्हें उनकी चाह नहीं है, तुम जानते भी हो कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? अदिति, मैं राजकुमार अनिरुद्ध के बारे में बात कर रही हूँ जो अभी मेरे पति बन चुके हैं, लेकिन सच यही है, मुझे नहीं शादी में भी कोई चाह है, ना ही उनमें कोई चाह है। और सच बताओ तो मुझे नहीं पता कि ऐसी क्या बात है जो लड़कियों को इतनी पसंद आती है उनमें। अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे तो आई कुछ भी खास नजर नहीं आया, ऐसी कोई बात नहीं लगी उनमें कि उनको एक नजर देखूं और बस उन्हीं पर अटक जाए। राजकुमारी तारा अदिति की बात सुनकर ब्लैंक हो जाती है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की राजकुमार अनिरुद्ध को नापसंद कैसे कर सकती है। अदिति, राजकुमारी तारा की अभी आपने कहा कि वह आपके साथ आज खेल खेलेंगे और काफी रात हो सकती है जिसके कारण वह आज इस कमरे में नहीं आ पाएंगे, तो मैं यही चाहती हूँ कि सिर्फ आज रात नहीं बल्कि हर रात वह इस कमरे में ना आए, बल्कि इस कमरे में कभी ना आए, इस कमरे का वह रास्ता भूल जाए और यह भी भूल जाए कि उनकी शादी हो चुकी है। कोशिश करना वह किसी दूसरे कमरे में रहने लग जाए, उन्हें हमेशा अपने साथ बांधे रखना और मुझसे हमेशा दूर। राजकुमारी तारा क्या सोच कर आई थी कि अनिरुद्ध की पहली पत्नी के सामने वह अपना ठाट बाट दिखाएंगे कि जो उसका पति है उसकी पसंद राजकुमारी तारा है, लेकिन यहाँ तो आदिति का रिएक्शन देखकर तारा हैरान हो गई थी, क्योंकि जितनी नापसंद आदिति राजकुमार अनिरुद्ध को कर रही थी, अनिरुद्ध उतना नहीं कर रहा था आदिति को।
राजकुमार अनिरुद्ध की शादी को मान रहा है, लेकिन आदिति तो शादी को मान्य करने को तैयार नहीं है और दोनों तरफ से एक जैसी स्थिति देखकर तारा को इतना तो समझ में आ गया था कि अब उसे उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम खड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों खुद ही अपने कदम पीछे कर रहे हैं। तारांकन। राजकुमारी तारा जैसे ही खेल कक्षा में पहुंचती है, राजकुमार अनिरुद्ध उसकी तरफ जाता है और बाजू से पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अब तुम हमारे साथ ऐसा करोगी। राजकुमारी तारा मुस्कुराती है और अनिरुद्ध के चेहरे पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहती है, ऐसा कभी हो सकता है कि हम अपने अनिरुद्ध को प्रतीक्षा कराए, पर वह क्या है ना, कुछ आवश्यक कार्य करना था, उसके लिए देर हो गई, क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं। अनिरुद्ध, अच्छा लगा ये देखकर कि आप नाराज नहीं है, तो चले खेल की बाजी शुरू करें। राजकुमारी तारा अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर कहती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करते हैं और बहुत सारी बातें करनी है। इतना कहते ही राजकुमारी तारा ने उसका हाथ पकड़कर उसे शतरंज के खेल की तरफ लेकर जाती है। एक तरफ राजकुमारी तारा बैठी है, दूसरी तरफ अनिरुद्ध बैठते हैं और दोनों अपनी अपनी चाल चलना शुरू करते हैं। खेल बीच के पड़ाव पर आ चुका था। जितना अनिरुद्ध खेल में उत्साहित था, उतनी तारा नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में तो बस अदिति की बातें ही चल रही थी। अनिरुद्ध राजकुमारी तारा के चेहरे के भाव को देखकर कहता है, क्या हुआ तारा, आज खेल में रुचि नहीं? राजकुमारी तार, बिल्कुल रुचि है, पर हम कुछ सोच रहे थे। राजकुमार अनिरुद्ध, कहीं गलत तो नहीं कर रहे? आज आपकी सुहागरात है, पत्नी आपकी कक्षा में है, और अगर यह बात किसी और को पता चले कि पहली रात आप अपनी पत्नी की बजाय अपने मित्र के साथ है, तो क्या कहेंगे लोग? राजकुमार अनिरुद्ध गुस्से से तारा की तरफ देखकर कहते हैं, राजकुमारी तारा, हमें आपसे क्या कहा, हमें उसमें कोई रुचि नहीं है, तो हम क्यों जाए उसके पास से? जो कहना है कहने दो, हम संभाल लेंगे। अगर वह हमारा इंतजार कर रही है तो करने दो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिरुद्ध की बात सुनकर तारा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तारा के चेहरे पर मुस्कुराहट देकर अनिरुद्ध कहता है, उद्धरण चिन्ह है तारा, तुम्हें क्या जलन हो रही है? उससे तुम्हें जलने की कोई जरूरत नहीं है, वह हमारे लिए बिल्कुल है महत्वपूर्ण नहीं है। राजकुमारी तारा मुस्कुराते हुए, अनिरुद्ध, जलन तो हमें तब होती जब हमें ये देखते कि हमारे अनिरुद्ध को हमसे छीनने वाली कोई आ गई है। लेकिन राजकुमारी अदिति से मिलने के बाद हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि राजकुमार आदिति को आप में भी कोई रुचि नहीं है। भले ही एक तरफ अनिरुद्ध कह रहा था कि वह राजकुमारी आदिति में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन यही सबसे चीज तारा अनिरुद्ध से कहती है, तो राजकुमार अनिरुद्ध का चेहरा एकदम से गंभीर हो जाता है। अनिरुद्ध, गंभीर? क्या कहा आपने? उन्हें हमें रुचि नहीं है और यह सब बातें कैसे कह सकती हैं? तारा, आपको बुरा लग रहा है कि उनको अपने रुचि नहीं है? अनिरुद्ध, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बस पूछ रहा था। और क्या तुम उनसे मिल चुकी हो? तारा, अनिरुद्ध, यहाँ आने से पहले मैं राजकुमारी आदिति से मिलने गई थी। जब से वह महल में आए हैं, बहुत सुन रही हूँ कि बहुत सुंदर है, दूध जैसी गोरी है, नागिन जैसे बाल है, हिंद्रनी जैसी आंखें हैं, तो लगा कि देखो तो सही, तरह से सुंदर कौन आ गई है। और जब गई तो देखा सच में बहुत सुंदर है, मानना पड़ेगा अनिरुद्ध, अपनी प्रेमिका से ज्यादा बेहतर पत्नी लेकर आए हो तुम। अनिरुद्ध शतरंज के खेल को अपने हाथ से बिगाड़ कर कहता है, उद्धरण चिन्ह है तारा, बस उसकी प्रशंसा करना बंद करो, और वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, हमारी दृष्टि में सिर्फ तुम सुंदर हो। राजकुमारी तार कोष्ठका मुस्कुराते हुए, सिर्फ तुम्हारी दृष्टि में, तो मतलब तुमने मान लिया कि वह हमसे सुंदर है और हमें खुश करने के लिए तुम ये कह रहे हो? अनिरुद्ध, तारा, क्या तुम हमसे झगड़ा करना चाहती हो? तारा, बिल्कुल भी नहीं, हम तो बस मजाक करती, वैसे हम उनसे यूं ही मिलने गए थे, उन्हें बताने गए थे कि हम तुम्हारी प्रेमिका है, और हमें कहा उनसे कि वह किसी तरह की उम्मीद ना रखे, लेकिन जो उन्होंने कहा हमें हैरान कर गया। तारा वह सब कुछ बता देती है जो कुछ आदिति ने उससे कहा, और यह सब बातें सुनकर पहले ही अनिरुद्ध अपने चेहरे से दिख नहीं रहा था, लेकिन उसके तन बदन में आग लग गई थी कि उसकी पत्नी उसे नापसंद कैसे कर सकती है, जबकि राज्य की दूसरी राजकुमारी है उस पर फिदा हो रही थी। जिस तरह से तारा को अपनी सुंदरता पर गुमान था, कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को अपनी पराक्रम पर, और वह ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि एक लड़की उसकी तरफ कैसे आकर्षित नहीं हो रही है।
राजकुमार अनिरुद्ध एग्रेसिव टोन में तारा से कहता है। तो उसने ये कहा कि हमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। तारा: हाँ बिल्कुल, उसने कहा कि उसे भी तुम्हें कोई रुचि नहीं है, बल्कि वह तो शादी को भी नहीं मानती। जैसे तुम्हारे लिए शादी एक सौदा है, वैसे उसने भी यह शादी सिर्फ अपने माता पिता की मर्जी के कारण कर ली। पहली रात को तो छोड़ो अनिरुद्ध, वह तो ये भी नहीं चाहती कि तुम उसे कमरे में जाओ, बल्कि वह तो यह चाहती है कि तुम शादी को भूल जाओ। वह उस कमरे में रहती है, उसका रास्ता भी तुम भूल जाओ। और पता है, वह कह रही थी कि हम दोनों जल्दी विवाह कर ले। वह तुम्हारी पत्नी बनकर आ तो गई है अनिरुद्ध, वो तुम्हें अपना पति नहीं मान रही है। पहले तो आदिति की वह व्यवहार जिसने अनिरुद्ध को कहीं ना कहीं इरिटेट कर दिया था, और अब तारा की वह बातें जो अनिरुद्ध के उसे मेल ईगो को और हर्ट कर रही थी। अनिरुद्ध गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींचते हुए कहता है, अच्छी बात है, तो अब उम्मीद दोनों तरफ से नहीं है। तारा मुस्कुराते हुए, हाँ बिल्कुल, तभी तो हम इतने बेपरवाह हो गए हैं। जब उसे तुम्हें रुचि ही नहीं तो हम उसे झगड़ा क्यों करें। सच बताऊं तो अच्छी है व्यवहार से, यह जानते हुए भी कि हम तुम्हारी प्रेमिका हैं। हमसे बहुत प्यार से सम्मान से बात कर रही थी। क्या हुआ अनिरुद्ध, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों लग रहा है। अनिरुद्ध गुस्से से, ये दीपक की रोशनी पड़ रही है जिससे हमारे कपड़ों के रंग के कारण ऐसा लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तारांकन: देर रात निरीक्षण कक्ष में अपने होठों से शराब का एक घूंट पीते हुए अनिरुद्ध कहता है, तो वह हम एक साधारण राजकुमार समझती है। वह चाहती है कि हम अपने ही कमरे में ना आए, इस शादी को भूल जाए, उनकी तरफ देख भी नहीं। इतनी नफरत करती है वह हमसे, आखिर क्यों? या फिर उनकी कोई चाल है हमें अपने करीब करने के लिए? अगर है तो इसमें वह सफल हो जाएंगे, क्योंकि हमें भी वह बिल्कुल पसंद नहीं। अपने हाथों में लगे हुए शराब के कप को अनिरुद्ध गुस्से से जमीन पर पटकते हुए कहता है, हमें भी उन्हें बताना है कि हमें भी उनमें कोई चाह नहीं है। इतना कहते ही अनिरुद्ध अपने कमरे की तरफ जाता है जहां पर अभी अदिति है। अपने कक्ष के पीछे वाले हिस्से में अदिति एक पत्थर की शिला पर बैठकर आकाश की तरफ देख रही थी। आसमान में चमकते तारों को देखकर अदिति उदास मन से कहती है, पता नहीं मुझे कितने दिन यहाँ रहना होगा, बट मैं प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ से वापस प्रीतमपुरा जाऊँ और वहाँ से अपनी दुनिया में। अदिति की आंखों में आंसू थी। भले ही वह बचपन से अकेली रही है, लेकिन जितना अकेला वह आज अपने आप को महसूस कर रही थी, उतना उसने पहले कभी नहीं किया। अदिति चुपचाप शांत आसमान की तरफ देखे जा रही थी कि तभी वो एकदम उठकर कहती है, बस बहुत हो गया, पिछले 2 दिन से मैं कितनी ज्यादा सीरियस हो गई हूँ, जो मेरा नेचर नहीं है। लाइफ ने कितने दुख दिए, उसके बावजूद भी मैं हमेशा कैसे मुस्कुराकर उनसे लड़ती हूँ, तो फिर अब क्या हो गया? भले ही मैं दूसरी दुनिया में आ गई, भले ही मेरी शादी एक बदतमीज राजकुमार से हो गई जिससे मैं नहीं मानती, तो क्या लोगों के कारण ऐसे ही हमेशा दुखी दुखी रहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जितने भी दिन हैं मैं अच्छे से जीऊंगी, खुश रहूंगी और अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। उस राजकुमार और उसकी वह प्रेमिका तारा के कारण या फिर किसी दूसरे लोगों के कारण मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लूंगी। आदिति खुद को हौसला दे रही थी कि तभी कमरे के अंदर से उसे जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है। अदिति हैरान हो जाती है कि आखिर यह आवाज कैसी, और जब वह कमरे से बाहर है तो फिर कमरे में कौन है? आदिति दौड़कर जैसे ही कमरे में पहुंचती है, वह देखती है कि कमरे में राजकुमार अनिरुद्ध है और उनके साइड में एक बड़ा सा फ्लावर वाश जमीन पर गिर पड़ा है। राजकुमार अनिरुद्ध का चेहरा लाल है, आंखों में एक नशा सा नजर आ रहा है, और अगले ही पल आदिति की नजर कमरे के दरवाजे पर जाती है जो लॉक था। आदिति कुछ भी समझ में नहीं आता कि राजकुमार अनिरुद्ध यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जबकि वह तो अपनी आज का वक्त अपनी प्रेमिका राजकुमारी तारा के साथ बिताने वाले थे। राजकुमार अनिरुद्ध अदिति को देखे जा रहे थे और उसके दिमाग में राजकुमारी तारा की वह एक बात घूम रही थी जो उसने अनिरुद्ध को बताई थी कि उसके सामने खड़ी पत्नी राजकुमारी आदिति उसे कितना नापसंद करती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।